दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैं पहले भी बताया था, इस समय मैं नागपुर में हूँ और चुनावी दौरे पर आया हूँ। और आप जानते हैं नागपुर जो है भारत का सेंटर है, 0 माइल यहीं से कह सकते हैं शुरुआत होती है सारे रास्तों के नापने की। और इसीलिए सिर्फ ये 0 माइल नहीं है, सेंटर ही नहीं है, राजनीतिक तौर पे भी कहिए तो कम से कम महाराष्ट्र के लिए प्रवेश द्वार माना जाता है सत्ता में। और अगर एक तीसरे नज़रिए से आपसे बात करें तो जो देश में तमाम धाराएं हैं उसका उद्गम स्थल भी अपने तरीके से वैचारिक तौर पर नागपुर रहा है। गांधी कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे आज़ादी की लड़ाई का। वो यहाँ 36 से लेकर 48 तक रहे और यहीं वर्धा है, सेवाग्राम है बगल में, वहीं रहे और यहीं से पूरा नेतृत्व दिए। दीक्षा भूमि यहीं है, अंबेडकर साहब ने यहीं जो है बुद्धिज्म स्वीकार किया था। तो दलित आंदोलन का एक बड़ा केंद्र ये रहा है। इसके अलावा आप जानते हैं इस देश के अंदर तबाही के केंद्र के तौर पर जो इसमें केंद्र सरकार चल रही है, उसके पितृ पुरुष, उसका पितृ संगठन, उसका जो आंदोलन और विचारधारा का केंद्र है वो भी नागपुर ही है, आरएसएस का केंद्र। तो 3 धाराएं यहाँ एक दूसरे से मुकाबला कर रही होती हैं, एक समानांतर चल रही होती हैं और उनमें आपस में टकराहट भी रहती है। और तब चुनाव अगर ऐसे मौके पर है, उस इलाके की क्या तस्वीर है, क्या राजनीति है, क्या मुद्दे हैं, ये जानना जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी नज़रिए से हमको लगा कि विदर्भ का क्षेत्र माना जाता है, 62 सीटें हैं यहाँ इस इलाके की जो इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही हैं। तो पूरी तस्वीर क्या बन रही है चुनाव की और क्या मुद्दे हैं, ये बाहर के लोग जरूर जानना चाहेंगे। इसीलिए हमको लगा कि किसी ऐसे शख्स से बात किया जाए जो पूरी एक तस्वीर पेश कर सके, जिससे कि हम बताने में सहायक हों कि भाई नागपुर इलाके में इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो उस नज़रिए से मेरे पास इस समय बहुत ही खास इंसान मौजूद हैं। नाम उनका तुषार है और ये जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई पेपर्स में काम किए हैं, दैनिक भास्कर में तो बहुत दिनों तक रहे हैं। ये हमारे पास मौजूद हैं। तो तुषार सर, आपका स्वागत है जनचौक में। नमस्कार। हाँ, अब अगर मैं शुरुआत करूं थोड़ा हमको, क्योंकि हम एक ऐसे नज़रिए से पूछ रहे हैं कि जो नागपुर, महाराष्ट्र और यहाँ की पूरी राजनीति के बारे में नहीं जानता है, बाहर के लोग हैं, वो जानना समझना चाहेंगे। तभी जो नागपुर का इलाका पूरा विदर्भ का इलाका बोला जाता है, यहाँ नागपुर जिले में 12 सीटें विधानसभा की हैं। तो ओवरऑल अगर हम आपसे पूछें कि हम सीटों और उस पर बाद में आएंगे, पहले ये चाहेंगे विदर्भ का पूरा जो संकट है, वो विदर्भ का सबसे बड़ा सवाल क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा संकट क्या है? हाँ दोस्तों, विदर्भ के बारे में अगर पूछा जाए तो ये एक समय कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी विदर्भ से चुनाव जीत नहीं पाए, हार गए थे। 1951 के बाद उन्होंने जो सरकार में शामिल थे वो छोड़ दिया था और फिर यहाँ 53 में एक उपचुनाव में वो खड़े भी हुए थे, लेकिन हार गए थे और जीतने वाले कांग्रेसी थे। इस तरह से इसको कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और यहाँ से बहुत बड़े बड़े नेता भी उभरे थे। इंदिरा गांधी के समय में भी यही स्थिति थी और राजीव गांधी के समय में भी काफ़ी मजबूत थी। लेकिन उसके बाद एक क्षय उसका शुरू हुआ और विदर्भ में जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चुनाव की दृष्टि से देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा सीटों वाला इलाका है ये। विदर्भ में 62 सीटें हैं, किसी और क्षेत्र में इतनी सीटें नहीं हैं, कहीं 52 है, कहीं 59 है, लेकिन 62 कहीं नहीं है। बम्बई हुआ, कोंकण हुआ, पुणे का पश्चिम महाराष्ट्र हुआ। इसलिए मैंने कहा प्रवेश द्वार है सत्ता का। तो लेकिन बदकिस्मती से विदर्भ कभी, महाराष्ट्र जब से बना है तब से इसकी कोई अहमियत नहीं रही और विदर्भ में एक विदर्भवादी आंदोलन उसी समय से है, 1960 के ज़माने से, जो विदर्भ को अलग देखना चाहता है, अलग प्रदेश के रूप में, अलग राज्य के रूप में। लेकिन ये आज तक संभव नहीं हुआ है।
और चूंकि इसके पीछे कुछ व्यापारी वर्ग खड़ा है, इसीलिए ये ज़्यादा पनप नहीं पाया। आम जनता में ये मांग नहीं बन पाई, आम जनता की मांग ये नहीं बन पाई, ऐसा कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि विदर्भ में जो आर्थिक स्थितियां हैं, बिल्कुल भारत से इसकी तुलना कर सकते हैं हम लोग। अच्छा। मतलब भारत में जैसे दुनिया की सारी रिसोर्सेज हैं, सारे संसाधन मौजूद हैं, लेकिन भारत सबसे पिछड़े देशों में गिना जाता है। विदर्भ की भी बिल्कुल वही हाल है। यहाँ से बिजली बनती है बम्बई और पुणे की इंडस्ट्रीज चलाने के लिए, और यहाँ के लोग अंधेरे में मर रहे हैं। यहाँ 12-12 घंटे की जो है यहाँ के देहातों में लोड शेडिंग होती है आज भी। नागपुर शहर में भी कुछ इलाके हैं जहाँ लोड शेडिंग एक आम बात है। अच्छा, पूरी बिजली नहीं मिल पाती? पूरी बिजली नहीं मिल पाती। 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी, ये सिर्फ वादे हैं। जो भी हो, तो इस तरह से विदर्भ आर्थिक रूप से देखा जाए तो बहुत पिछड़ा है, लेकिन इसकी संसाधन खदान भी यहाँ हम बताए जो है उमरेड इलाके में कोयले खदान है। सिर्फ उमरेड में नहीं, नागपुर केंद्र होकर, मतलब केंद्र के तौर पर नागपुर को रखा जाए तो इसके 200 किलोमीटर के दायरे में WCL नाम की एक कंपनी है, वेस्टर्न कोल फील्ड्स। उसके 10 बड़े एरियाज हैं। मध्य प्रदेश में 1-2 एरियाज हैं उसमें, और बाकी सारी एरियाज जो हैं महाराष्ट्र में आते हैं, मतलब विदर्भ में हैं। ये बेसिकली गोदावरी नदी के जो उपनदियाँ हैं उनके मतलब वैलीज में, उनके बहाव क्षेत्र में ये कोयले का खदान फैले हुए हैं। उसमें कामठी कनान के हैं, और तुमसर जो दूसरे ज़िले में पड़ता है। फिर इधर जाएंगे तो सावनेर है, जहाँ 3 बड़े एरियाज़ हैं उसके अंदर। और फिर दक्षिण में जाएंगे तो चंद्रपुर का ज़िला लगता है, वर्धा वैली कहलाता है वो। वहाँ 3-4 बड़े एरियाज़ हैं, वनी नॉर्थ, वनी साउथ 2 हैं, उसी तरह से चंद्रपुर में 2 हैं, और फिर बलारपुर में 1 है। इस तरह से 5-6 एरियाज़ वहाँ भी है। कुल मिलाकर के इन 10 कोल बेल्ट्स को कंट्रोल करने वाली कंपनी नागपुर बेस्ड है, और ये कोल इंडिया का हिस्सा है। कोयला है, यहाँ की काली मिट्टी बहुत उपजाऊ है। हालांकि यहाँ बरसात वैसे नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। ये वृष्टि छाया वाले कुछ इलाके इसमें शामिल हैं, बुल्ढाना और वाशिम जैसे इलाके हैं इस विदर्भ के 2 ज़िले, जो बुरी तरह से मतलब वो वृष्टि छाया वाले हिस्से में पड़ते हैं। ये पश्चिम घाट की वजह से, पश्चिम घाट के पहाड़ियों की वजह से बारिश सब उधर हो जाती है। बम्बई से लेकर के कोंकण तक सारी बारिश का 80% भाग वहाँ बरस जाता है। अच्छा। और जो 20% बचा खुचा वो इधर आता है। तो इसीलिए ये वृष्टि छाया वाला इलाका होने से, और यहाँ कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जाने के कारण पिछले 70 सालों से इसकी हालत वैसी ही है जैसे आज से 70 साल पहले थी, अंग्रेजों के समय। चौथी बात यह है कि विदर्भ में कपास उगता है, और पिछले 15-20 साल से यहाँ सोयाबीन का भी उत्पादन होने लगा है। मतलब खेती के जो 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों कमर्शियल प्रोडक्ट हैं। लेकिन किसान आज भी भूखे हैं, अधमरे जी रहे हैं। उनकी आमदनी में कोई वृद्धि नहीं हुई है, और सारा कुछ जो मलिदा निकाल करके वो पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ चंद पूंजीवादियों के पास चला जाता है। तो मतलब अगर ये इसको जरा साफ करिए कि मतलब ये कैश क्रॉप का इलाका है, उसमें जो है कपास और जो है सोयाबीन 2 मेजर क्रॉप्स हैं, और यहाँ पैदा होती हैं। तो मतलब क्या किसान पैदा कर रहे हैं, उसका लाभ व्यापारी ले रहे हैं, बिचौलिए ले रहे हैं, ये कहना चाहते हैं आप? देखिए, पहले महाराष्ट्र सरकार ने ये कॉटन प्रोक्योरमेंट की एक व्यवस्था बनाई थी, लेकिन उसको जानबूझ करके तोड़ दिया गया। मतलब उसको नेग्लेक्ट करते करते आखिर में उसको बंद कर दिया गया है। और जब से बीजेपी सरकार बनी थी 14 में, तब से तो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और पूरी तरह से व्यापारियों के भरोसे छोड़ दिया गया है। और इसीलिए मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी एक गुंजाइश भी बनी थी कैसे इस समस्या को हल किया जाए, उसमें बीजेपी ने उसको और भी जो है ख़त्म कर दिया।
बीजेपी की जो नीतियां हैं उस कारण से हुआ यह है कि व्यापारियों को बहुत प्रधानता दी जाती है और इसीलिए ये सारा कुछ जो है आज व्यापारियों के हाथ से होकर गुजरता है। तो सारे कैश क्रॉप्स, यहाँ नागपुर जिले में तो पान एक बड़ा कैश क्रॉप था रामटेक इलाके में, लेकिन आज उसकी हालत इतनी बुरी है कि दुनिया भर के लोग भूल गए हैं। नागपुरी पान जो कहलाता था या जिसको कपूरी पान कहते हैं अन्यत्र, वो यह यहाँ का उत्पादन है, लेकिन वो भी इसी तरह से निस्तेज हो गया है, बहुत बुरी हालत में है। तो इस तरह से आर्थिक रूप से आप देखेंगे तो खेती किसानी में जो लोग जुड़े हैं वो लोग कुछ नहीं पा रहे हैं। कोयला खदान में आज श्रमिकों का यह हाल है कि श्रमिकों में विभाजन कर दिया गया है और जो स्थायी श्रमिक हैं उनकी आज की स्थिति में 15 से 16% वो बचे रहे हैं, बाकी सारा काम ठेकेदारी में चल रहा है। रेलवे का भी यही हाल हुआ है। अच्छा। रेलवे का एक बड़ा केंद्र नागपुर है। यहाँ बड़ा जंक्शन है, यहाँ से पूरब, पश्चिम और उत्तर में, दक्षिण में चारों तरफ जाने वाली रेलगाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। बम्बई कलकत्ता को जोड़ने वाली और दिल्ली और मद्रास को या चेन्नई को जोड़ने वाली दोनों लाइनें यहाँ से गुजरती हैं। लेकिन रेलवे एम्प्लॉयमेंट का जो हाल है आप जानते ही हैं कि एक समय 20-22 लाख जहाँ हुआ करते थे, आज वो 8-9 लाख तक चले आए हैं और अधिकतर काम ठेकेदारी में दे दिया गया है। कैटरिंग पूरी तरह से ठेकेदारी में चला गया है। मेंटेनेंस ये भी पूरी तरह से मतलब ठेकेदारी में चला गया है। तो यहाँ के लोगों की ऐसी हालत है कि अच्छे भले पढ़े लिखे लड़के यहाँ से 2-2 यूनिवर्सिटी नागपुर शहर में हैं और नागपुर शहर के अलावा आसपास देखेंगे आप तो सैकड़ों कॉलेजेस हैं। अकेले नागपुर यूनिवर्सिटी का अंतर्गत करीब 950 कॉलेजेस हैं। 950 कॉलेजेस नागपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। और फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं या फिर अभी अभी जो नए यूनिवर्सिटीज़ बने हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं नागपुर केंद्र करके, या विदर्भ में और भी जगह, जैसे अमरावती में भी यूनिवर्सिटी है, गढ़चिरौली में नई यूनिवर्सिटी बनी है। इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो यहाँ पढ़े लिखे लड़के बहुत मिलेंगे आपको, लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं। अरे अभी मैं कल वहाँ मिला तो BSc किए हुए हैं सज्जन, वो मजदूरी कर रहे हैं वहाँ कोयला खदान वाले। यहाँ जो इंजीनियरिंग कर चुका है उसको 8,000 रुपये की नौकरी की पेशकश की जाती है, तो वो भला क्या यहाँ जिएगा? उसको जहाँ 15,000 रुपये मिलेगा वहाँ चला जाता है। इसीलिए विदर्भ में तो वही पढ़े लिखे लोगों के लिए, मतलब मिडिल क्लास के लिए कोई स्कोप नहीं बचा है, किसानों के लिए कोई स्कोप नहीं है, मजदूरों के लिए कोई स्कोप नहीं है, बस किसी तरह जिए जा रहे हैं। तो अगर मुद्दे के तौर पर हम कहें, विदर्भ इलाके में जो मुद्दा है वो किसानों का है अपना, जो खेती का, कपास और सोयाबीन के संकट का, मजदूरों का अपना सवाल है जो कोयला खदानों से लेकर तमाम जगहों पे काम कर रहे हैं, मजदूरी का, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई भी इस रूप में, क्या यहाँ इसी रूप में है जैसे पूरे देश के अंदर? नागपुर भले ही उपराजधानी कहलाती है महाराष्ट्र की, क्योंकि जब नागपुर को या विदर्भ को महाराष्ट्र में शामिल किया गया था 1960 में जी। तो एक करार हुआ था, नागपुर करार, मतलब एक संधि हुई थी जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि नागपुर को उपराजधानी का दर्जा दिया जाए, नागपुर में असेंबली की एक सेशन यहाँ की जाए। और नहीं, इसी में रोकना चाहूँगा, सेंट्रल प्रोविंस जब था तो उसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। बिल्कुल सही बात है आपने जो कहा। नागपुर 1818 से बाद में जो भी डेवलपमेंट हुआ है पॉलिटिकली, उसमें अंग्रेजों के समय से ये एक बड़ा केंद्र रहा है। और मध्य प्रदेश का अधिकतर हिस्सा जो जमींदारी वगैरह का कुछ इलाका छोड़ करके, कुछ नवाबों के छोटे छोटे किंगडम्स थे उनको छोड़ करके, राजाओं और नवाबों के कुछ किंगडम्स को छोड़ करके, जैसे कि इंदौर हुआ, ग्वालियर हुआ या भोपाल हुआ, इनको छोड़ करके सारा मध्य प्रदेश असली में नागपुर के राजधानी को मान करके चलता था। मतलब नागपुर उसकी राजधानी थी। सारा विदर्भ और अधिकतर मध्य प्रदेश और आज का संपूर्ण छत्तीसगढ़। ये रविशंकर शुक्ला इसके यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे सेंट्रल प्रोविंस के, और फिर इन्हीं परिवार जाके रायपुर बसा जो है। आज भी नागपुर की राजधानी में, मतलब उपराजधानी में, जो सिविल लाइन एरिया कहलाता है उसको रविनगर कहते हैं। और वहाँ पर
जो मतलब कर्मचारियों और मंत्रियों के आवास वगैरह बने हुए हैं, उनमें जो गेस्ट हाउस है उसका नाम भी रवि भवन है। लोहिया जी की जो हत्या हुई थी उसका खुद गेस्ट हाउस का नाम रवि भवन, उसी गेस्ट हाउस में। तो इस तरह से रविशंकर शुक्ला यहाँ के पहले मतलब मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन बाद में जब इसको मर्ज कर दिया गया महाराष्ट्र में, तब कुछ शर्तें रखी गई थी जिसका कोई आज अस्तित्व नहीं है, उसको कोई मानता नहीं है। और नागपुर की ऐसी हालत हो गई है, एक सौतेली बेटी जैसे उसके साथ बर्ताव होता है विदर्भ के साथ। मध्य प्रदेश तो अलग हो गया, और छिंदवाड़ा से लेकर के उधर बालाघाट तक का जो है इलाका वो मध्य प्रदेश में चला गया, और छत्तीसगढ़ भी अलग हो गया है मध्य प्रदेश से। लेकिन विदर्भ जो रहा, ये हमेशा इसके साथ सौतेला व्यवहार होता रहा है। यही मैं जानना चाहता हूँ। मैं आऊँगा अभी राजनीतिक उस पर, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ लेता हूँ। ये पूरा जो है केंद्र रहा गांधी का अपना आंदोलन का, कांग्रेस का। कांग्रेस सबसे ज़्यादा वोट यहाँ से सीटें हासिल करती है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। सबसे ज़्यादा सत्तारूढ़ कहिए तो कांग्रेस रही है दिनों तक, सालों तक। बावजूद इसके क्यों इसकी उपेक्षा रही? दरअसल ये मतलब नियति तो नहीं मानता हूँ मैं, नियति में मेरा खुद का पर्सनली विश्वास नहीं है, लेकिन विदर्भ की नियति कह सकते हैं उसको एक तरह से। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि यहाँ इतनी सारी उत्पादकता है, इतने सारे उत्पादन हैं, यहाँ इतने सारे संस्रोत हैं, इसके बावजूद ये पिछड़ा है। एक ज़माने में ऐसा नहीं था। ये वाकाटकों की राजधानी रही है नागपुर जिला। उसी तरह से मतलब सातवाहनों से लेकर के शिवाजी महाराज के ज़माने तक ये इलाका स्वतंत्र रूप से काफ़ी विकसित माना जाता था, और इस पर कब्जा करने के लिए औरंगजेब भी कोशिश करता था। और उस समय गोंड राजाओं ने उसका विरोध किया, उससे लड़ाई लड़ी, उसको हराया औरंगजेब को, और एक स्वतंत्र अस्तित्व अपना स्थापित किया। तब जाकर के औरंगजेब उसको मानने को तैयार हुआ। एक तरह से एक संधि हुई है जिसमें उन्होंने वो इस्लाम कबूल करने के लिए कह करके यहाँ के जो गोंड राजा थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप किसी तरह से मुसलमान हो जाओ तो हमको आपको स्वतंत्र घोषित करेंगे। तब जाकर के उन्होंने कहा कि हम रोटी की इस्लाम मानेंगे, बेटी की नहीं। अच्छा, मतलब हमारी गोंड औरतें इस्लामी संसार से दूर रहेगी, इस्लामिक पद्धतियों को स्वीकार नहीं करेगी। इस शर्त पर उन्होंने स्वतंत्रता घोषित की। अच्छा। और औरंगजेब ने उसको स्वीकार किया। उस तरह का एक स्टेटस पहले से था इसमें, चाहे वो आप मतलब सातवाहनों के समय से लेकर के औरंगजेब के समय तक, और उसके बाद में अंग्रेजों के समय भी ये एक इम्पोर्टेंस रखता था, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, हर तरह से। टाटा ने यहाँ से अपनी ताकत बनाई। अच्छा। नागपुर एक ऐसा शहर है जहाँ जमशेद जी ने आकर के पहला मिल खोला। अच्छा, कपड़े का मिल। और वो टेक्सटाइल मिल का नाम उन्होंने दिया एम्प्रेस मिल। तब मतलब जो अंग्रेज रानी हुआ करती थी, मतलब ब्रिटिश रानी हुआ करती थी, विक्टोरिया रानी, उसकी याद में उसके नाम को रोशन करने के लिए उन्होंने जो यूनिट यहाँ खोली उसका नाम दिया एम्प्रेस मिल। और फिर उस मिल का इतना विकास हुआ कि उसके 5 यूनिट बने। तो एम्प्रेस मिल नंबर 1 से लेकर 5 तक बने यहीं नागपुर में। और यहाँ के 22,000 से ज़्यादा वर्कर उसमें काम करते थे, जो अधिकतर दलित और पिछड़े वर्गों के थे, और कुछ मुसलमान थे उसमें। इनके बल पर उसने जो मतलब निचोड़ कर निकाला, वो मुनाफा लेकर के वो जमशेदपुर में गया, और उसको अपना नाम दे करके टाटा, हाँ, एक स्टील फैक्ट्री उन्होंने शुरू की थी। लेकिन उसका सारा श्रेय नागपुर को देना चाहिए। और उस मिल का फिर क्या हुआ? जो मिलें थी 5, वो सारी बर्बाद हो गई, क्योंकि वो पुरानी मशीनें जो थी उसको वो बदलता नहीं था, उसी को घसीटता रहा, उसी को चलाता रहा। और इस तरह से 80 के दशक में वो सिक मिल घोषित कर दिए गए। और फिर वो जैसा होता है, आप राजनीति उसकी जानते होंगे कि पहले वो इंडस्ट्रियल रिकवरी हम नहीं जाएंगे। हाँ, अभी तो मैं बताऊं, यही मैं पूछा था, कांग्रेस ने जो किया तो किया, 10 साल से कमोबेश आप कहिएगा तो केंद्र में सत्ता चल रही है बीजेपी की,
और उसके दो सबसे बड़े नेता स्टेट में भी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रहे, इसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, देवेंद्र फडणवीस, और जो है आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, क्या नाम उनका, गडकरी साहब, यहीं से हैं। बावजूद उसके 10 सालों में क्या हुआ यहाँ इनके रेजिम में? देखिए, सच कहा जाए तो हमने बहुत विकास किया है, हमने अमुक किया तमुक किया, ऐसा ये लोग क्लेम करते हैं। अभी तो हाल में मैं एक पोस्टर देख करके मतलब परेशान हो गया, हंसी भी आई, जिसमें फडणवीस ने बंदूक तान रखी है और उसमें वो खुद कह रहा है, मतलब खुद के बारे में कह रहा है कि हमने ड्रग्स और नक्सलवादियों को एक साथ निशाना बनाया है और ख़त्म किया है और इसीलिए मुझे वोट दो। इस तरह का पोस्टर अभी हाल में वो वायरल हुआ है, सोशल मीडिया में मैंने देखा। खैर, ये हास्यास्पद तो है ही, क्योंकि ना तो यहाँ कोई ड्रग का कार्टेल चलता है और नक्सलवादियों के नाम से वो किन को मार रहे हैं हम जानते हैं, सारे आदिवासी गरीब लड़कों को पकड़ के ले जाते हैं और ठोक देते हैं। तो इस तरह से ये बहुत झूठा प्रचार हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि आरएसएस और बीजेपी का यहाँ पिछले 10-12 साल से बोलबाला है। नागपुर महानगर पालिका पर भी 15 साल पहले उन्होंने कब्जा किया और वो जोड़ तोड़ की राजनीति से यहाँ छुटपुट जो लोकल राजनीतिक लोग थे, जो भी मतलब कांग्रेस से नाराज थे, ऐसे लोगों को जोड़ करके उन्होंने जैसा अपना कुनबा बड़ा किया, उसी तरह से नागपुर में भी हुआ था। और आज आप देखते हैं कि वो सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा छोटी छोटी जातियों का अलग गुट बना करके उन लोगों में मतलब उनको कुछ आशा दिखा करके इस तरह से अपना सत्ता चलाने की कोशिश करते रहे। मैं उसी पर आ रहा हूँ। अब अगर पूछे, मैं क्योंकि अभी देख रहा था कि जो पिछड़ापन है, यहाँ जो सवाल हैं, समस्याएं, मैं उस पर केंद्रित था। अब ये बताइए, विदर्भ जो रीजन है पूरा, जो अगर इसको सामाजिक आधार पर चिन्हित करना हो, तबकेवार, जातिवार, सामाजिक स्थितियों के हिसाब से, तो क्या है समीकरण? कौन कितना % के हिसाब से कौन कौन जातियाँ, समुदाय हैं? जियोपॉलिटिकली मतलब राजनीतिक भौगोलिक रूप से देखा जाए तो विदर्भ में 2 भाग हैं। एक जो है झाड़ी पट्टी कहलाता है। अच्छा। यहाँ धान मुख्य मतलब फसल है। अच्छा। और दूसरा जो इलाका है जिसमें कपास मुख्य फसल होता है, उसको कहते हैं वराड़। अच्छा। तो वराड़ शब्द का अर्थ होता है, हिंदी में शाब्दिक अर्थ उसका होगा बाराती। अच्छा। बारातियों को कहते हैं वराड़। तो ये जैसे बाराती लोग मतलब अपने फ्यूडल मिजाज के साथ जीते हैं, हाँ, और अपना रोब जमाते हैं। अच्छा। विदर्भ का वो हिस्सा उस तरह से माना जाता था कि वो बहुत उन्नत है और बहुत मतलब मिजाज दिखाने वाला इलाका है। लेकिन आज वराड़ का इतनी बुरी हालत है कि पूछिए मत। झाड़ी पट्टी में कम से कम नागपुर शहर तो है, इसलिए शहर का विकास कुछ दिखता है, लेकिन ये विकास भी कैसा है हम जानते हैं, हम आपको उस पर आएंगे ही। लेकिन विदर्भ का बाकी जो हिस्सा है वो इतना पिछड़ा है, इतनी बुरी हालत है उसमें कि एकमात्र महानगर उस पूरे इलाके में है अमरावती। अमरावती में 2-4 फ्लाईओवर बना दिए हैं, पुल बना दिए हैं और लोगों को लगता है कि हमारा बहुत विकास हो गया है। ये प्रचार की वजह से लोग ये मानने लगे हैं। सच्चाई ये है कि ये सारे जो फ्लाईओवर नागपुर में या अमरावती में आपको दिखाई देंगे, ये सब वर्ल्ड बैंक के पैसे से उधार ला कर, उधार का सिंदूर है। लेकिन मैं बोल रहा था, ये जो सामाजिक, अगर हम पूछें और ठोस करते हैं इस सवाल को, हैं कि दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी में मतलब ये मुसलमान जो है, सवर्णों का भी अगर कुछ हिस्सा है, मराठा और कुनबी, तेली, अलग अलग उसके हिसाब से कितना %, क्या उनका वो जो है दायरा है? देखिए, जातिगत विश्लेषण अगर करने जाएं तो नागपुर में ब्राह्मणों का एक छोटा सा हिस्सा है और पूरे विदर्भ में भी ये बहुत मिनिस्कल है। इसलिए उनका कुछ वोटिंग में मत गणना करेंगे तो उसमें उनकी कोई ज़्यादा भागीदारी नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी है। जब भारत में सभी जगह जैसा है, मतलब ब्राह्मणों का उस तरह का एक यहाँ कोई क्षत्रिय जाति नहीं है, यहाँ वैश्य जाति पनप नहीं पाई। अच्छा। उसके जगह पे तेली लोग जो है वैश्यों का रूप लेने वाले थे, लेकिन उस समय अंग्रेज लोग आ गए और उन लोगों ने उसका भी ग्रोथ को हाँ, वो क्षतिग्रस्त हुआ है, वो रुक गया।
और कुछ कुछ छोटे छोटे कस्बों में या शहरों में वो लोग केंद्रित होकर रह गए। कुणबी जो कि खेतीहर जाति है, अच्छा, मतलब जिनका हम उत्तर बिहार में, दक्षिण बिहार में जो उनके साथ तुलना करें तो वो कुर्मी हैं। अच्छा, कुर्मियों के साथ उनकी तुलना की जा सकती है। तो शायद वो कुर्मी और कुणबी एक ही रूट से आए हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या में है जातिगत रूप से। हाँ, उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं जिनको हम आमतौर पे दलित कहते हैं, और मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर उनको एससी कहते हैं, लेकिन उनमें भी जातिगत भेद बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा हिस्सा उनका जो है वो महार है। अच्छा, चाहे वो बौद्ध हो गए हों या गैर बौद्ध हों, मतलब हिंदू महार, इस तरह वो एक बड़ा सेक्शन है। वो करीब 7 से 8% जनसंख्या में उनका है भाग, और कुणबियों का हिस्सा होगा करीब 30%। बहुत बड़ा है विदर्भ में। और फिर जो छिटपुट और दूसरी जातियां हैं उनमें तेलियों का एक छोटा सा हिस्सा है जो सिर्फ शहरों में, कस्बों में बसा है। और पिछड़े और ये मराठा, हाँ, मराठा यहाँ लगभग नहीं के बराबर है। ये माइनस मतलब 0.99% कुछ होंगे। अच्छा, 1% फुल नहीं है। इतने कम लोग हैं मराठा विदर्भ में। विदर्भ के किसी एक छोटे से हिस्से में कुणबी लोगों ने खुद को मराठों के साथ आइडेंटिफाई जरूर किया है, जैसे बुल्ढाना में। लेकिन बुल्ढाना में इतिहास भी है, वहाँ शिवाजी महाराज की माता वहाँ जन्मी है। अच्छा, तो इसलिए वो शिवाजी महाराज खुद को हाँ, उस लिगेसी को लेकर के वो लोग खुद को मराठा कहने लगे हैं, वरना यहाँ कोई मराठा नहीं है विदर्भ में। अब रह गई बात पिछड़ों की। तो पिछड़ों में बहुत छोटी छोटी जातियाँ हैं, मतलब सुनार हैं या लोहार हैं, इस तरह के बहुत सारी जातियाँ हैं जो बिखरी हुई हैं, उनमें संगठन नहीं है। इन सबको संगठित करने की कोशिश एक स्तर पर मतलब हुई थी आज से 40-45 साल पहले, लेकिन वो काफ़ी मतलब कुछ हद तक ही सफल रही, लेकिन उसको सफल नहीं कहा। और ये अल्पसंख्यक वोट में नहीं परिवर्तित होता है जी। ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जो है वो कहाँ है और कितना होगा परसेंटेज? अंग्रेज़ों के समय यहाँ मुस्लिम लोगों का मतलब एक तरह से आगमन हुआ, ऐसा कह सकते हैं। उसके पहले कोई ज़्यादा मुस्लिम संख्या नहीं थी यहाँ की। छिटपुट लोग थे, ग्रामीण हिस्सों में भी थे, लेकिन शहरों में जो हमको आज मुसलमान नज़र आते हैं, कामठी में या नागपुर में, ऐसी जगह कुछ कुछ जैसे मोमिनपुरा हुआ, नागपुर सेंट्रल में पड़ता है, वो एक बहुत बड़ा मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ। ये सब 1857 के बाद, 1857 की लड़ाई के बाद जो विस्थापित हुए थे उत्तर प्रदेश से, वही लोग आकर यहाँ बसे हैं। अच्छा। तो बेसिकली ये मुस्लिम पॉपुलेशन इकट्ठा रहा करती थी हमेशा, लेकिन कांग्रेस के पीछे खड़ी थी। और जब कांग्रेस यहाँ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती गई तो अब वो बटे हुए हैं। उनमें से कुछ लोग बीजेपी को भी समर्थन देते हैं, कुछ लोग MIM के पीछे गए हैं। मैं उसी पर आ रहा था, लेकिन हम चाह रहे थे कि जो दूसरे तबके, सामाजिक तबके आपने गिनाए हैं और बताए हैं, वो पॉलिटिकली उनका क्या रुझान रहता है, किसके साथ रहते हैं वो, और तस्वीर साफ होती अलग अलग तबकों के हिसाब से। आप बताइए। दरअसल कुणबियों को हमेशा कांग्रेस के साथ देखा गया है। अच्छा। आज भी कुणबियों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस को वोट करता है। नागपुर शहर में भी हमारा जो इलाका है पश्चिम नागपुर का, यहाँ का जो वोट वो कुणबियों की तरफ गया है। मतलब यहाँ का जो कैंडिडेट है वो खुद भी कुणबी है, विकास ठाकरे, वो जो कांग्रेस का अभी यहाँ का सेक्रेटरी है। और इस तरह से देखा जाएगा तो आज भी शहर में कुणबियों का काफ़ी बड़ा एक हिस्सा है जो कांग्रेस के साथ खड़ा रहता है। अच्छा। बबन राव तायवाड़े नाम के मतलब कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की तरफ से भी काम करते हैं, और कुणबियों का अलग से संगठन भी चला। कहा जा सकता है सबसे बड़ा जो सामाजिक तबका है यहाँ कुणबी, चूंकि आप 30% तक बोले करीब जो है, हाँ, वो कांग्रेस का हाथ है। और तेली, बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी, इसमें अलग अलग हुआ है। अच्छा। इसमें हुआ यह है, इसमें जो बंटवारा हुआ वो उसका फायदा बीजेपी ने उठाया। उसने कोई दलित नेता को अपने साथ ले लिया, इस तरह से दलित वोटों का एक हिस्सा उसकी तरफ चला गया। उसने किसी माली को या किसी लोहार को या किसी ऐसे OBC जिनको कहते हैं यहाँ पर, अदर बैकवर्ड कास्ट, उन लोगों को अपनी ओर लाने के लिए
एक फार्मूला बनाया है सोशल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का, और उसके द्वारा उन्होंने कुछ लोगों को मतलब वो जैसे गाजर लटका दिया है गधे के सामने और गधे की सवारी कर रहे हैं, ठीक उसी तरह की स्थिति है यहाँ। तो इन तमाम जो ओबीसी कास्ट हैं उनके अंदर बहुत बड़ा एक सेक्शन चला गया है, भाजपा को वोटर के रूप में मिला है, और ये भाजपा को वोट करने वाला ये सेक्शन और कुंबियों का भी एक काफ़ी बड़ा सेक्शन ये भाजपा को वोट करता रहा है पिछले 15 सालों में। ये सच्चाई है। अच्छा, तो माइनॉरिटी खैर कांग्रेस तरफ जाती होगी। माइनॉरिटी भी आज तक तो कांग्रेस के साथ जाती रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने वहाँ उनका कोई कैंडिडेट नहीं दिया। अच्छा, तो इस वजह से उसमें स्प्लिट होगा। अच्छा, मुझे दिखता है कि जो वीबीए है, मतलब बहुजन आघाड़ी है, वंचित बहुजन आघाड़ी, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, और अनीस अहमद जो 3-4 बार मतलब शायद 3 बार विधायक रह चुके हैं सेंट्रल नागपुर से, उनकी चूँकि उनको टिकट कांग्रेस ने नहीं दी, इसलिए उनको वीबीए ने अपने पार्टी में शामिल भी किया और उनको तुरंत सेंट्रल नागपुर से अपना कैंडिडेट घोषित किया है। तो इस तरह से स्प्लिट होगा। अच्छा, अब मैं यही और उसको और पुख्ता करता चलूँगा कि पिछले 10 सालों में, क्योंकि केंद्र में सत्ता थी और फिर यहाँ भी बाद में बीजेपी की सरकार बन ही गई, तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी इस दौरान, यहाँ आरएसएस का हेडक्वार्टर भी चूँकि है, तो यहाँ विस्तार के लिए पिछली बार भले बीजेपी को मिला था, सबसे ज़्यादा जो है सीटें मिली थी, लेकिन लोकसभा वाले में उसने बदल दिया, एक समीकरण बदल गया जो फिर कांग्रेस की तरफ गया है। तो ये जो चेंज है इसके बारे में आप हमको बताइए, क्यों हुआ, क्या वजह रही, और बीजेपी ने अपने विस्तार के लिहाज से क्या क्या यहाँ अभियान कार्यक्रम चलाए, क्या चीज़ें की जो कि इस दौरान पेनिट्रेट किया है, नीचे तक गई है वो। हाँ, जहाँ तक मुझे नज़र आता है, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं एक पत्रकार के तौर पे जितना कुछ देख पाता हूँ, मुझे लगता है कि बीजेपी सिर्फ हवा बनाने में एक्सपर्ट है। वो ऐसा वातावरण बना देती है कि लोग किसी न किसी तरह से उसके बहकावे में आ जाते हैं और कुछ दिनों के लिए तो कम से कम उनसे जुड़ जाते हैं। और इसी तरह से उसने आज तक विदर्भ के वोटरों को अपनी ओर किया था, लेकिन लोगों की आंखें खुलती हैं, कभी ना कभी तो खुलती हैं। पिछले चुनाव में ये बात सामने आया कि यहाँ जो रूरल इलाका है, रामटेक लोकसभा क्षेत्र, वहाँ से बीजेपी को हार मिली और कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया, जिसमें नागपुर शहर का मतलब जो मुफस्सल एरिया है वहाँ से भी वोट ग्रामीण वाले मतलब रामटेक वाले इसमें चला जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बूटीबुरी और हिंगना ये 2 तहसीलें हैं जो कि रूरल में आती हैं और ये नागपुर शहर का हिस्सा भी हैं। तो नागपुर शहर के भी काफ़ी लोगों ने एंटी बीजेपी वो सेंटिमेंट दिखाया वोटिंग में। शहर में भी लगभग वही हाल था, लेकिन यहाँ काफ़ी मतलब तोड़जोड़ के बाद कुछ दलितों को अपनी तरफ करके और माइनॉरिटीज़ में कुछ फूट डाल करके इस तरह से गडकरी किसी तरह से पार हो गए। उनकी जीत, इस बार की जीत उनके पिछले 2 बार की जीत से बिल्कुल अलग है। इस तरह से यहाँ शहर में जो वो सेंटिमेंट है एंटी इनकम्बेंसी से जुड़ा है वो अभी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है तो कई लोकल इश्यूज इसमें जुड़ जाते हैं जो कि लोकसभा के चुनाव में नहीं दिखाई देते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि विदर्भ में आम तौर पर और नागपुर में खास तौर पर 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर में। नागपुर जिले में 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, शहर में 6 हैं। तो इन सभी जगह अलग अलग तरह के समीकरण बनते हैं और बन रहे हैं, लेकिन वो वोट में किस तरह से परिवर्तित होंगे ये कहना थोड़ा सा प्रीमेच्योर हो जाएगा। नहीं, अगर आपसे पूछें कि जो रुझान जो है लोकसभा के चुनाव के दौरान दिखा एक बदलाव का बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में चीजें गई, क्या वो अभी कंटिन्यू रहेगा, ये कहा जा सकता है? देखिए, लोगों में तो वो सेंटिमेंट दिखाई देता है। आप सड़क पर चलिए, किसी से मिलिए, कोई बात छेड़िए तो आपको लोग एंटी बीजेपी सेंटिमेंट मतलब दिखाते नजर आएंगे। लेकिन जब वोटिंग का समय होता है तो बहुत कुछ होता है जिसको मतलब आम जनता नहीं समझ पाती हैं और इसी कारण बीजेपी पिछले चुनाव में भी जरा ये जो बात आप कह रहे हैं ना
यही वाक्य मुझे एक चाय की दुकान पर एक दूसरे सज्जन ने कहा कि उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ फिर एक बार जो है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, 23 को हमसे मिल लीजिएगा। हाँ, कहे ऐसे आपको जो है पक्ष में नहीं दिखेगा। वहाँ पता चला कांग्रेस दिख रही होगी और बीजेपी कहीं नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये हो जाए। ये क्या मसला है? हाँ, ये जो है आप मतलब अपने लोकसभा चुनाव के समय भी इस चीज़ को देखा गया है कुछ हद तक, और इसी कारण से 400 पार की जगह पे 240 पर आके टिकना पड़ा उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दम पर पूरी ताकत लगाई और सरकार तो उन्हीं की बनी अंत में। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो लोगों में जो क्या कहते हैं उसको, उत्सुकता है या उत्साह है, उसको ऑर्गेनाइज करने में विपक्षी उनकी फेल्योर है। मतलब उनका एक तरह से लोग रहते लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने में इनके पास कोई नेटवर्क नहीं है। बूथ तक ले जाने में या बूथ पर नजर रखने में, इन सब चीज़ों में जो कुछ करना चाहिए वो इनके पास उस तरह का कुछ बंदोबस्त नहीं है, किसी तरह का ढांचा नहीं है। सांगठनिक ढांचा नहीं होने के कारण एक बड़ा नुकसान इनको होता है। जो संभावित रूप से जो जीत सकते थे वो लोग नहीं जीत पाते हैं। यहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी यही कहा जाएगा कि इनके पास कोई ढांचा नहीं है। ये गुटबाजी में फंसे हुए हैं और शहर में भी दो गुट स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि वोटर इतना उत्साह में रहा तब भी उनको ले जाने वाला कोई नहीं होता है, बूथ तक पहुंचाने वाला कोई नहीं होता है। तो सर जी, ये अभी मैं पढ़ रहा था यहाँ लोकल पेपर्स में भी जो कुछ विश्लेषण दिख रहे थे, उसमें कह रहे हैं कि लोग कई बागी कैंडिडेट खड़े हो गए हैं दोनों पक्षों में, बीजेपी कांग्रेस दोनों में भी। हाँ, तो ये कितना असर करने जा रहा है, किसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने जा रहा है, या मैनेज कर ली हैं पार्टियाँ इसको? देखिए, ये तो मैनेज हो जाएगा। सिर्फ एक दो सीट पर हो सकता है कि उनका कुछ प्रदर्शन अच्छा रहे, लेकिन बाकी लोगों को तो वो मैनेज कर लेते हैं चुनाव से पहले ही। चुनाव के दिन से 1-2 दिन पहले वो कोई बैठ जाता है या कोई, मतलब वो सारी राजनीति आप लोग समझते ही हैं कि वो कैसे किया जाता है, वो मैनेज होता है। और बड़ी पार्टियां जो है वो मैनेज करने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि बीजेपी में वो ताकत है मैनेज करने की, और इसमें कांग्रेस में उतनी ताकत नहीं है। वो पैसा कौड़ी के मामले में पिछड़ा हुआ है, उसका जो मतलब खजाना खाली है, ऐसा कह सकते हैं। लोकसभा में जैसा हुआ था, उनका फ्रीज कर दिया गया था, लगभग वही हालत आज भी है यहाँ। तो इसीलिए कांग्रेस वो मतलब वोट से पहले वाला जो मैनेजमेंट है, मतलब कैंडिडेट्स को मैनेज करना, उसमें फेलुअर है। अगर आपसे पूछें कि ये जो पूरा 62 जो सीट है विदर्भ की और 12 सीट नागपुर की, इसमें आप कैसे बंटवारा करेंगे दोनों पार्टियों के भीतर, या कोई और ने भी कोई पाएगा तो सीट के हिसाब से? देखिए, विरोधियों को, जो आज विरोध पक्ष में है, मतलब जो विपक्ष में है, उनके और मतलब एक तरह से झुकाव ज़्यादा है। आम जनता में वो सेंटिमेंट है, वो 60-40 तक है। 60-40 तक है। तो सीट में कितना बदलेगा? सीट में अगर वो उल्टा हो जाए और 60-40 उल्टा हो जाए, तो ऐसा संभव भी है। हाँ, ये संभव है, क्योंकि उसमें दो फैक्टर हैं। एक तो जो वो मतलब आजकल जो मशीन यूज करते हैं चुनाव के लिए, हाँ, ईवीएम का खेल एक होता है। इसमें मैं विश्वास रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि ईवीएम पे दो संभावनाएं हैं खेल खेलने की, जिसमें बीजेपी एकदम निष्णात है, एक्सपर्ट है। हाँ, और दूसरा जो है कि मतलब लोगों को संगठित करने की, उसमें भी बाकी लोगों से बीजेपी की स्थिति ज़्यादा मजबूत है। तो ये एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये नागपुर विदर्भ का हो गया है और पूरे सूबे को भी आप बहुत नज़दीक से देख रहे हैं यहाँ रहते हुए, तो जो पूरा कहिए तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है और महायुति है, दोनों में किसका लग रहा है कि मजबूत है दावा सत्ता पर? देखिए, पिछले विधानसभा के चुनावों के बाद नए समीकरण बने और किस तरह से सरकार बनी और टूट गई, और उसके जगह पे फिर से युति वाले ऊपर आ गए। और आज पिछले 2 साल से वो चुनाव के बाद मतलब पिछले 2 साल से वो सत्ता में है, और आज वो चुनाव का सामना करने जा रहे हैं पहली बार। इस स्थिति में अगर हम देखें तो
युति, मतलब महाराष्ट्र ये महायुति जिसको कहते हैं, जिसमें शिंदे की पार्टी है, अजित पवार की पार्टी है और बीजेपी है। उसमें बीजेपी ही मेन प्लेयर है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन उसको पिछले बार जो 104 105 कुछ सीटें मिली थी, इस साल मुझे लगता है कि उससे कम मिलेंगी, 90 के आसपास मिल सकती हैं सूबे के स्तर पर। और दूसरी जो दोनों पार्टियां हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होने की ओर जाएंगी। हाँ, शिंदे बहुत जोर लगा रहा है, अपने इंडिपेंडेंट छवि बनाने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी से हट करके खुद की एक छवि बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें बहुत सफलता मिलेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस और एनसीपी, मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार वाली, और तीसरी जो शक्ति है उसमें वो है उद्धव ठाकरे। और इसके अलावा छिटपुट सीपीआई सीपीएम वगैरह ऐसे लेफ्ट और कुछ दलित लोग भी हैं, दलित पार्टियां हैं। लेकिन ये अगर एकजुटता दिखाएं तो इनकी संभावना बनती है। अच्छा, लेकिन चूंकि इनमें बहुत फूट है और इनमें लोगों को संगठित रखने की क्षमता नहीं है, इनके पास कोई नेटवर्क नहीं है, ग्रास रूट लेवल तक इनके पास सचमुच कोई नेटवर्क नहीं है। ये सिर्फ ऊपरी हवा से वो अपना जीत दर्ज करते हैं जहाँ भी करते हैं, या एक व्यक्ति के तौर पर, मतलब पर्सनालिटी के बेस पर वो ये करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि चुनाव जीतने की गारंटी नहीं देता है। नहीं, अब जैसे आपने लेकिन एक बात कही कि इसमें बीजेपी जो पिछली बार थी उससे कम होने जा रही है, शिंदे और अजित पवार विलोप की तरफ बढ़ रहे हैं, तब इसमें तो ये निष्कर्ष निकलता है कि सरकार फिर जो है विकास आघाड़ी की बन सकती है, ज़्यादा संभावना। बिल्कुल बन सकती है, मैं इससे मतलब विश्वास रखता हूँ इस बात में, और इसीलिए ये बात मैं बोल भी रहा हूँ। लेकिन चुनाव में जो आप जानते हैं, हाँ, कई फैक्टर और हैं, खास करके वो एक कत्ल की रात कहलाती है चुनाव के एक दिन पहले। उस समय जो पैसा वैसा बढ़ता है, दारू बिकती है। लेकिन क्या कहें कि एक मतलब संकेत इस रूप में भी इसको देखा जा सकता। अभी अजित पवार का कल मैं बयान देख रहा था पेपर में, हाँ, कि वो बोले कि भाई यहाँ कम्युनल एजेंडा नहीं चलेगा, यहाँ की जनता बहुत शांतप्रिय है, ये जो बटो कटो का राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश वहीं सीमित रहेगी, यहाँ नहीं। तो ये इसको क्या संकेत के तौर पर माना जाए कि ये जो है बीजेपी या उसका जो कम्युनल एजेंडा है वो यहाँ नहीं चल रहा और जनता का मुद्दा जो है बनेगा चुनाव में? देखिए, बीजेपी का एजेंडा यहाँ कभी नहीं चला। अच्छा, 2004 वार में जब वो सेंटर में उनकी सरकार बनी, उसी समय शायद उसके आगे पीछे महाराष्ट्र में भी सरकार बनी थी। गडकरी यहाँ के रोड मंत्री थे, अभी वो दिल्ली के रोड मंत्री बने हैं। तो उस समय भी उनके एजेंडे पे नहीं चला, उनको हमेशा किसी का मतलब बैसाखी का सहारा लेना पड़ा था। बीजेपी में आज भी वो स्थिति नहीं है, वो शहरों में सीमित पार्टी रही है। लेकिन अभी ये शुगर मतलब प्रोड्यूसर्स जो लोग हैं, वो उसमें अजित पवार का कुछ पकड़ है और शरद पवार का ज़्यादा पकड़ है। और उसमें से अभी बीजेपी ने भी कुछ इनरोड्स बनाए हैं। अच्छा। तो कांग्रेस के अंदर जो लोग थे, जैसे कि वो अशोक चौहान, जिसने अभी हाल में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन की थी, ऐसी इस तरह से कुछ शुगर लॉबी वहाँ है जो कि आज बीजेपी के पक्ष में है, उनके पास पैसा है और हो सकता है कि वो कुछ इन्फ्लुएंस कर सकें। लेकिन आम ट्रेंड जो है बीजेपी के खिलाफ है। अच्छा। या महायुति के खिलाफ है। ये पूरे महाराष्ट्र का चित्र आपको ऐसे ही दिखाई देगा और विदर्भ में भी ये बात सच है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है तुषार जी ने लास्ट में कि आम जो ट्रेंड है वो बीजेपी के खिलाफ है, महायुति के खिलाफ है। अब इसके अलावा तमाम फैक्टर्स होते हैं चुनाव के जो पर्दे के पीछे से भी काम कर रहे होते हैं। वो पैसा होता है, वो ईवीएम होता है, जोड़ तोड़ होता है, तमाम तरह की बातें होती हैं। वो एक फैक्टर हो सकते हैं जो नतीजों को प्रभावित करें। लेकिन अभी तक की जो तस्वीर है, आपने खुद देखा, ये इनका कहना है कि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में चीज़ें दिख रही हैं। बहरहाल, जनचौक के लिए नागपुर से मैं महेंद्र मिश्र।